नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक ऐसा विषय जो लेबर लॉ से संबंधित है, कंपनी में, फैक्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट्स में लोग काम करते हैं और अगर उनको इलीगली टर्मिनेटेड कर दिया जाता है, अर्थात उनकी अवैध सेवा समाप्ति मालिक के द्वारा कर दी जाती है, तो वो क्या करें। सबसे पहले इसमें कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है वो स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन कई बार अनफेयर लेबर प्रैक्टिस और मेलाफाइडीज के अंतर्गत एम्प्लॉयर अपनी शर्तें रखता है। तो इस नियुक्ति आदेश को या जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्रीमेंट हो रहा है उसको आप ध्यान से पढ़ लें, उस पर हस्ताक्षर करने के पहले एक बार अच्छे से मनन कर लें। ये मेरा पहला सुझाव है। यू हैव इलीगली अगर टर्मिनेटेड किए जाते हैं तो क्या करें आप। प्राइवेट कोई भी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है जहां आप काम कर रहे हैं, आपको नियुक्ति दी जाती है। नियुक्ति की कुछ शर्तें होती हैं, कितना वेतन मिलेगा, कितने घंटे काम करेंगे, अन्य शर्तें, टर्मिनेट होंगे तो क्या होगा, आप अगर वीआरएस लेते हैं तो क्या होगा, सारी शर्तें अपॉइंटमेंट ऑर्डर में होती हैं। लेकिन कई बार ये नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, वर्बली मौखिक रूप से सारी बात होती है। तो इसके लिए आप जब भी आपकी सेवा समाप्ति की जाती है वकील के माध्यम से एक लीगल नोटिस अवश्य दें। वो रिकॉर्ड रहेगा, डॉक्यूमेंट्स जो भी होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, वो ही आपके केस में आपका बचाव कर सकती है। आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जो भी लोग जॉब करते हैं और ज्वाइन होते हैं उस समय एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर को ध्यान से पढ़ लें। पहली चीज, वर्बल कम्युनिकेशन का उतना महत्व नहीं रहता है, बहुत जगह वर्बल पर भी लोग काम करते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि लीगल नोटिस देने पर उसकी पावती रजिस्टर्ड एडी से भेजें, आप रखिए, वो आपके काम आएगा। भारत में दो तरह के, एक तो औद्योगिक संबंध अधिनियम और एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कहा जाता है, प्रचलित है। यद्यपि अभी नए कोड भी लाए गए हैं, 4 कोड में सारे अधिनियमों को समावेशित किया गया है, लेकिन अभी पुराने ही अधिनियमों से काम चल रहा है। तो जो आईडी एक्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसमें आपको वर्कमैन की परिभाषा जरूर जाननी चाहिए। इंडस्ट्री का अर्थ है कोई भी मैनुअल वर्क, स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क, अप्रेंटिस, टेक्निकल, मैनुअल, सुपरवाइजर, और चाहे वो वर्बली एक्सप्रेस हो ये सब लोग वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं। और इसमें वर्कमैन की डेफिनेशन औद्योगिक विवाद अधिनियम में दी गई है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्या रिलेशनशिप है, इसके एक्सेप्शन में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और प्रिजन ये नहीं आते हैं, ये आपको जानना चाहिए वर्कमैन की डेफिनेशन में। मैनेजरियल कैपेसिटी और सुपरवाइजरी कैपेसिटी का जहां तक सवाल है, इस बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सुप्रीम कोर्ट का यह अभिमत है कि इसमें नेचर ऑफ वर्क जरूर देखा जाएगा, कार्य की प्रकृति क्या है। डेजिग्नेशन केवल मैनेजर या सुपरवाइजर दे देने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, आपको जानना चाहिए कि ले ऑफ क्या होता है। कई बार एम्प्लॉयर माल की कमी हो गई उसके पास और कुल मिलाकर वो रिफ्यूजल ऑफ वर्क कुछ समय के लिए रजिस्टर में इंदराज सब कर लेते हैं। ले ऑफ रिट्रेंचमेंट अलग से देना होता है। तो बिजली की कमी के कारण, रॉ मटेरियल की कमी के कारण, नेचुरल कैलेमिटी के कारण, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी भी कारण से ये फैक्ट्री में ले ऑफ मालिक के द्वारा किया जाता है। तत्काल कुछ समय के लिए होता है, इसकी सूचना उसको देनी होगी। ले ऑफ जस्टिफाइड होना चाहिए और गुड फेथ में किया जाना चाहिए। मालिक के नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों या कामगारों को परेशान करने के लिए ले ऑफ नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, मस्टर रोल से एम्प्लॉय को जो भी एंट्री है उसको इन्फॉर्म इस बात का करना होगा कि ले ऑफ कितने दिन का है, ले ऑफ का कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। 3 हफ्ते तक का इसमें समय दिया जाता है एम्प्लॉय को। बेसिक और डीए का 50% देने तक का नियम है और 45 दिन तक ले ऑफ रख सकते हैं। फाइनली जब रिट्रेंचमेंट है, कंपनी में ले ऑफ किया है, उसको जब हटाया जाता है सेवा से तो उसको सेट ऑफ कर दिया जाता है, अर्थात उतना माइनस कर दिया जाता है। दूसरा, आपको रिट्रेंचमेंट जानना चाहिए। छटनी शब्द आपने सभी ने सुना है। यह एक बेसिक कॉमन नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। किसी भी व्यक्ति को सुनवाई दिए बिना दंडित नहीं किया जाएगा। हायर एंड फायर की नीति, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, मेलाफाइडीज रख के कई बार छटनी का बहाना लिया जाता है। तो एम्प्लॉयर द्वारा अगर उसकी कोई डी वगैरह की गई है, उसने कोई वॉलेंट्री सर्विस रिटायरमेंट ले लिया है आयु के कारण, नॉन रिन्यूअल ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट है जॉब से, ये इसके एक्सेप्शन है रिट्रेंचमेंट के। बाकी रीजन अगर 1 महीने का कम से कम नोटिस देना होगा उसे, और 3 महीने तक के नोटिस की इसमें व्यवस्था है। अलग अलग सेक्शन 25 में क्लॉज दिए गए हैं, रीजन उसके अंदर लिखना होगा, क्लियर डेट ऑफ टर्मिनेशन डालनी होगी, और जितने साल कर्मचारी ने काम किया है, अगर 10 साल काम किया है, 15 साल काम किया है, तो प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम उसको 1 माह जैसे सेवा की है 15 दिन के हिसाब से, अगर 15 साल की है तो 15 महीने का उसको छटनी मुआवजा मिलेगा। मस्टर रोल में इसका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, कर्मचारी का नाम होना चाहिए, अगर वो डेली वेजर वगैरह भी है, वर्षों तक काम करते हैं। पर्टिकुलर एम्प्लॉय की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर एम्प्लॉयर को रिट्रेंच करने के पहले लगानी चाहिए। लास्ट कम फर्स्ट को जो भी निकाला है उसमें सबसे फर्स्ट और लास्ट का ध्यान रखते हुए उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट में लेने की स्थिति है। सीनियरिटी को ध्यान में रखना चाहिए। और रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉय का राइट मतलब के तौर पर एम्प्लॉयर का राइट नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। नियोक्ता कभी भी मनमाने ढंग से आर्बिट्रेरी एक्शन के द्वारा ले ऑफ या उसके साथ रिट्रेंचमेंट किसी भी ग्राउंड पर वर्षों तक जो आदमी काम करता है नहीं निकाल सकते। दूसरा, जहां 100 से ज्यादा 100 से अधिक वर्कर हैं, कई जगह इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप के लिए बनाया गया। 300 से ज्यादा कर्मचारी नहीं होने चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, माइंस है, प्लांटेशन है, गवर्नमेंट के कोई एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो इन सब में रिट्रेंचमेंट के कंपनसेशन का पालन करते हुए कितने साल सेवा की है ये मालूम होना चाहिए। दूसरे, इसके अंदर कुछ चीजें और हैं कि अगर उसने VRS लिया है, विलफुली अगर छोड़ा है, तो उसके अंदर भी उसका भुगतान पूरा करना चाहिए। जो भी उसे ग्रेच्युटी बनती है, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, उनका भुगतान, बोनस साल का जो भी बनता है उसको देना चाहिए। 8.33 है। मैंने अलग से बहुत सारे वीडियोस लेबर लॉ के नाम से बनाए हुए हैं, आप कृपया इस चैनल पर जाइए। और इस तरह इलीगली टर्मिनेटेड जो एम्प्लॉय है, बिना कोई कारण बताए, बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का अवसर दिए अगर निकाल दिया गया है तो वो लेबर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। इसके लिए एक प्रोसेस भी मैंने बताई हुई है, सेक्शन 10 वगैरह और 11 आप ID एक्ट का पढ़िए। इसके अंदर कंसिलेशन में आपको ALC जो लेबर कमिश्नर है उसके यहाँ आवेदन देना होगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, मीडिएशन की कोशिश की जाएगी, दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाएगा। अगर मामला एमिकेबली सेटल हो जाता है तो उस टर्म्स जो भी आपस में तय होती हैं उसके आधार पर उसे सेवा में रखा भी जा सकता है, नहीं भी रखा। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी था या एम्प्लॉयमेंट था, फेल होने पर वो लेबर कोर्ट को रेफरेंस करते हैं। रेफरेंस के अंदर भी समय सीमा है 45 दिन तक। अगर कुछ नहीं उसमें होता है तो डायरेक्ट भी आदमी वकील के माध्यम से या स्वयं लेबर कोर्ट में जा सकता है। श्रम न्यायालयों की स्थापना गरीब वीकर सेक्शन के लिए की गई है, जिससे उन्हें न्याय प्राप्त हो, सस्ता सुलभ न्याय मिले। ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जितने भी लेबर लॉज हैं मैंने अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, वेतन के लिए 7 तारीख तक वेतन मिलना चाहिए। मिनिमम वेजेज, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए कर्मचारी को, कामगार को। कोई विवाद होने पर औद्योगिक संबंध या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1945 के अंतर्गत रेफरेंस भी करा सकता है, जा भी सकता है। कोई कंप्यूटेशन इन टर्म्स ऑफ मनी है 33C2 में हो जा सकता है। कार्य के दौरान परिणाम स्वरूप कोई दुर्घटना घटित हुई है तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट में मांग कर सकता है। ESI से कवर्ड है तो ESI के बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, कंपनसेशन आदि उसमें ले सकता है। प्रोविडेंट फंड उसको मिलना चाहिए। 5 साल से ज्यादा सेवा की है तो ग्रेच्युटी एक्ट, इन सब पे मेरे वीडियो बने हुए हैं। मैटरनिटी, किसी महिला को बच्चा पैदा होने वाला है तो 26 हफ्ते की पेड लीव मिलेगी। ओवर टाइम उससे काम कराया जाता है तो ओवर टाइम का लॉ है, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं। तो ये सारे लॉज बने हुए हैं। महिला है तो उससे काम दिन होने और सूर्य अस्त होने के बीच में लिया जाएगा। कोई विशेष कंडीशन है तो आपसी तालमेल से हो सकता है, लेकिन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे लेबर लॉज आपको जानने चाहिए। ये नियोक्ता के लिए, श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, सभी के लिए, कंपनी के लिए लागू होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि श्रमिकों का शोषण न हो, क्योंकि ये वीकर सेक्शन है। देयर इज ए फाइट बिटवीन टू थॉरली अनइक्वल्स, 2 असमान पक्षों की लड़ाई है। नियोक्ता अपनी पूंजी लगाता है और श्रमिक अपना श्रम देता है। तो इस तरह आप आपसी तालमेल से औद्योगिक विवादों को टालिए, आपसी सामंजस्य से श्रमिकों से काम लीजिए, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट को आगे बढ़ाइए,
मैं विशेष इन मामलों में कई साल तक काम कर चुका हूं। अपने अनुभव से ये सारा मैंने आपको संक्षेप में इस वीडियो में बताया, और अपने मित्रों, दोस्तों, परिचित, कामगारों, एम्प्लॉय जो भी आपके हैं उनको इस वीडियो को अवश्य भेजें। मैं हृदय से आभारी हूं। नए विषय के साथ फिर मिलता हूं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, कृपया उसके चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूं। और लगभग 87,500 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 3300 वीडियोस, 3400 वीडियो अपलोड हो गए हैं। उन्हें देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। नॉलेज इज पावर। इस वीडियो में यहीं तक। हृदय से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।